वो जे थॉमसन का, थॉमसन की काफी डिस्कवरी है, जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो थॉमसन ने डिस्कवर किया, सॉरी कैलकुलेट किया। और जो है फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, जब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जब डिस्कवरी हो गई थी, तो दूसरा सवाल जो हमारे सामने आया वो था कि जो है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, कहाँ रखे होते हैं एक्चुअली, वो उनकी लोकेशन क्या होती है। सो उसके बारे में डिस्कशन था। सो हम इसलिए फर्स्ट जो मॉडल ऑफ एटम है दैट इज कॉल्ड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसने क्या कहा कि इसने जो कहा कि एटम होता है वो वाटर में नहीं होता है, तरबूज होता है, कि तरबूज की तरह होता है। अपने उसने एटम के मॉडल को तरबूज का नाम दिया, ठीक है, तरबूज से कंपेयर किया। उसने कहा कि जैसे तरबूज में लाल हिस्सा होता है, खाने वाला हिस्सा जो लाल है, और उसके अंदर जो काले बीज होते हैं जगह जगह, ठीक है। तो उसने कहा जो काले का बीज है वो तो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और जो रेड पार्ट है, जो एडिबल रेड पार्ट है, खाने वाला रेड पार्ट है, वो प्रोटॉन है। उसने ये कहा। इसके साथ उसने एटम को और नाम, इस मॉडल को और नाम से बोलते हैं कि वाटरमेलन मॉडल है ये, या जैसे पुडिंग केक नहीं होता है, या जो केक आता है, कप केक आते हैं, कप केक के अंदर क्या होता है, पूरा ब्रेड होता है, बाकी उसमें चेरीज या उसमें जो है बादाम पिस्ता डले होते हैं। तो जो चेरी हो गई वो चेरी जो हो गई वो इलेक्ट्रॉन हो गई, और जो एडिबल पार्ट ऑफ केक है वो क्या हो गया, वो आपका प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो इसने ऐसे कंपेयर किया। बट इसमें जो देखने वाली बात ये है कि जो ये मॉडल है ये काफी काफी अजीब सा है। कहने का मतलब ऐसे अंदर से एटम थोड़ा ना होता होगा, सिंपली कह दिया कि वो तरबूज जैसा है, लेकिन ऐसा तो आई थिंक होता नहीं होगा। सो ये मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, इस मॉडल को सिरे से नकार दिया गया, कहा गया कि भाई ये मॉडल तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसके जो मॉडल की खास बात ये थी कि इसने एक बहुत अच्छी बात बताई अपने इस मॉडल के दौरान। इसने कहा कि जो इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है वो बिल्कुल बैलेंस है, और ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल है। मतलब सबसे बेनिफिशियल पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहा कि जो एटम होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि उसमें जितना पॉजिटिव पार्ट है उसको बैलेंस कर देता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो सीड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मॉडल का, कि कहा कि भाई जो एटम है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर अमाउंट में, इसलिए एटम पे ओवरऑल चार्ज 0 होता है। ये सबसे बात थी। क्या नहीं बता पाए, ऐसी कमी क्या रह गई, इसी कमी रह गई कि ये बता नहीं पाए कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्रोटॉन कहाँ है, ठीक है। और बाकी और बातें भी थी जो आगे आने वाले साइंटिस्ट बताएंगे, वो सारी बातें ही बता नहीं पाया, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, बताओ बेटा। मॉडल या हम फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब देखिए अगला हम जो वो डिस्कस करते हैं उसे बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसका एक और बच्चे, इसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा इसका नाम है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये सिंपली बोल सकते हो, हम इसको एक और नाम बोल सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है बेटा। अब इसका एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट का मैं डायग्राम बनाऊंगा, और डायग्राम बनाने के बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ इसने, अच्छा इसमें सवाल एक, पहले सबसे सवाल ये है, इसने इसमें गोल्ड की फॉइल ली, बाकी और एलिमेंट को इसने गोल्ड या अम्ल या मतलब की यूज कर सकते हैं, मतलब गोल्ड की जगह सिल्वर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसने किसी लाइट एटम, यानी कि सोडियम का एटम नहीं हो गया जिसका एटॉमिक मास 23 होता है, या कोई और लाइट एलिमेंट, गोल्ड का मास तो बेटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, गोल्ड का मास तो बहुत ज्यादा होता है एक एटम का, ठीक है। इसने कोई लाइटर एलिमेंट यूज नहीं किया, लाइक सोडियम, लाइक मैग्नीशियम, ऐसे लाइटर एलिमेंट यूज क्यों नहीं किए, उनकी फॉइल, उनकी पतली पतली परत क्यों यूज नहीं की, गोल्ड की ही पतली परत फॉइल क्यों यूज की। तो उसका बेटा कारण ये है कि इसने जो है अल्फा रेज डाली थी गोल्ड फॉइल पे, है ना। तो गोल्ड अकेला एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे थिनेस्ट मेट जो सीट बन सकती है, यानी कि गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल है और डक्टाइल है,
सबसे लंबी वायर कम से कम अमाउंट में सबसे लंबी वायर और सबसे कम अमाउंट में सबसे पतली सीट गोल्ड की बन सकती है। पहला कारण तो ये था इसका लेने का। दूसरा कारण बेटा ये था कि जो अल्फा रेज है, एक होती है अल्फा रेज, अल्फा रेज की अल्फा रेज पे जो चार्ज होता है उसका मास होता है 4 और उस पे जो चार्ज होता है अल्फा रेज पे वो 2 को चार्ज होता है, ठीक है। और अल्फा रेज इसके जैसे होती है, हीलियम जो एटम होता है उसके जैसी होती है। जैसे हीलियम का एटॉमिक 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। अगर हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो उस पे 2 पॉजिटिव जाएगा। यानी अल्फा रेज जो होती है वो पॉजिटिव रेज होती है पहली दो, और अल्फा रेज पॉजिटिव रेज है और इनका जो मास और जो इसका अंदर जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज है और जिसका मास है अल्फा रेज का, वो किससे मैच करता है? हीलियम एटम से मैच करता है। मैं कह रहा हूँ मैच करता है, मैं नहीं कह रहा कि अल्फा रेज ही हीलियम है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ अल्फा रेज जो है वो हीलियम से मैच करती कंप्लीटली, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि अल्फा रेज जो है किससे रिजेंबल होती है, तो हीलियम एटम से रिजेंबल होती है या हीलियम एटम की न्यूक्लियस रिजेंबल होती है, कि एटम का न्यूक्लियस जो है उसमें टोटल मास होता है, ठीक है। हाँ, तो इसने क्या किया, जैसे इसने एल रेज को डाला गोल्ड फॉइल, तो बेटा क्या हुआ था, अगर एल रेज न्यूक्लियस की एटम के सेंटर में न्यूक्लियस था, ठीक, बताऊंगा अभी कैसे डिस्कवरी हुई। तो अल्फा रेज क्या हुई थी, न्यूक्लियस से टक्कर वापस गई थी गोल्ड के केस में, कि गोल्ड का जो न्यूक्लियस है वो काफी भारी होता है, उसमें बहुत ज्यादा मास होता है। तो अल्फा रेज की, अल्फा रेज खुद भारी रेज है, अल्फा का मास 4 है, ठीक है, ये खुद हैवी रेज है। बाकी अदर रेज से अल्फा रेज बहुत हैवी होती है, बाकी अदर रेज का तो मास नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है, उनसे तो मास काफी ज्यादा इसका अल्फा रेज का। तो अगर मान लीजिए रास्ते में अगर हल्का एटम ले लिया था तो क्या हुआ, उसके न्यूक्लियस चलाकर अल्फा रेज उसके न्यूक्लियस को फेंक देती, तो न्यूक्लियस का मालूम चलता ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए लाइटर एलिमेंट यूज किया नहीं, क्योंकि लाइटर जो एलिमेंट अगर यूज किया होता तो अल्फा रेज न्यूक्लियस को धक्का मार के दूर फेंक देती और न्यूक्लियस के बारे में पता नहीं चलता। कैसे पता नहीं चलता, वो एक्सपेरिमेंट जानते हैं कि कैसे मालूम किया फिर। सो बेटा देखिए, इसने सेटअप लगाया, इसने चैम्बर आगे, लेड चैम्बर का मैंने पहले किया है वीडियो के अंदर, कि लेड चैम्बर के अंदर इसने रेडियम नाम का एलिमेंट RA इसको यूज किया। रेडियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करता है। रेडियम को इस ब्लॉक के अंदर रखने का फायदा क्या होगा कि ये को जो रेज निकलेंगे रेडियम से एल रेज, वो अल्फा रेज रेडियम को आर पर निकल सकती, तो जिधर से रेडियम का ब्लॉक खुला होगा उधर ही रेडिएशन जाएगी। दूसरा, इसने रास्ते में एक लगाया स्लिट, स्लिट मतलब एक प्लेट लगाई और उस प्लेट में एक बारीक सा होल कर दिया ताकि उसमें से एक रेज आर पर निकल सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने क्या लगाई, एक घूमती हुई सर्कुलर स्क्रीन, ZNS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। इस स्क्रीन को लगाने का फायदा ये था कि अगर स्क्रीन से कुछ अल्फा रेज टकराती तो वहां पे चमक पैदा होगी, और चमक पैदा होने से इसको मालूम पड़ जाएगी कि किस पॉइंट पे, किस एंगल पे अल्फा रेज का डिफ्लेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अल्फा रेज यहाँ से आ रही है लेकिन वो चमक यहाँ पे, मतलब वो मुड़ गई, ठीक है, चमक यहाँ पैदा हो रही है इधर मुड़ गई, चमक यहाँ पैदा हो वो इधर सीधी जा रही है, तो इसलिए पीछे स्क्रीन लगाई। इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं इसको, या सिंपल बोलते हैं फ्लोरोसेंस जो स्क्रीन होती है, इसमें चमक पैदा होती है। यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। एनोड एक्सपेरिमेंट में और कैथोड एक्सपेरिमेंट में भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को यूज किया गया था। और रास्ते में यहाँ पे लगाया गोल्ड फॉइल, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ, मैं ब्लू, ये है फॉइल, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, मैं गोल्ड फॉइल का सिर्फ एक एटम लूंगा और उससे रेडिएशन टकरा के दिखाऊंगा, ठीक है बेटा, बस ये स्टडी करेंगे। डायग्राम में उन्होंने ये सेटअप भी लगा पूरा पूरा, ठीक है। इस सेटअप में कुछ पूछना बेटा कि रेडियम क्या, रेडियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया था। लेड चैम्बर का फायदा ये कि इसके बैक साइड में रेडिएशन सिर्फ जहां से खुला हुआ उधर रेडिएशन निकल पाएंगी, क्योंकि लेड चैम्बर को रेडिएशन पार नहीं कर सकती, ठीक है। और रास्ते में स्लिट लगाया था ताकि एक रेडिएशन निकल सके। और उसके रास्ते में गोल्ड फॉइल लगाया था, गोल्ड फॉइल सबसे थिनेस्ट ली थी इसने। गोल्ड फॉइल का साइज क्या था, मोटाई क्या थी, गोल्ड फॉइल की मोटाई थी, अगर आप लगातार 1000 एटम एक साथ दें, 1000 एटम, 1000 एटम की जो मोटाई होती है ना, मतलब 1000 एटम आप एक के रख दे तो जो मोटाई आएगी वो मोटाई उस गोल्ड फॉइल की थी। अब आपको नंबर तो बहुत बड़ा दिख रहा है 1000, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अरे बेटा, एटम का साइज बेटा नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो सोच के देखो कितनी पतली परत बनेगी, बहुत पतली परत थी, बहुत ज्यादा पतली। मतलब एटम जो होता है उसका साइज बेटा बहुत होता है, बहुत कम होता है। तो 1000 एटम अगर लगातार रख भी दिए तो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैं साथ जो बोला ना एटम, एटम तो बेटा दिखता भी नहीं है, माइक्रोस्कोप से दिखता बेटा। एक माइक्रोस्कोप स्कैनिंग एसटीएम स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप,
इस माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम्स को स्कैन कर सकते हैं, किसी सरफेस पे एटम्स को देख सकते हैं। ये भी स्कैनिंग मशीन है, STM, स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप जैसा, तो सिर्फ बस सरफेस को स्कैन कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एटम को निकाल के उसके अंदर से स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जो आप आगे देखिए, अब क्या किया मैं यहाँ पे बेटा उस गोल्ड का एटम ले रहा हूँ। ठीक है, आज समझ में, और अल्फा रेज से टकराऊंगा। इसने क्या किया बेटा, इसने जितनी भी रेज छोड़ी पीछे इसके, इसने जितनी भी रेज छोड़ी 99.99% रेज जो है वो पार निकल गई सीधी। कैसे मालूम पता चला कि पार निकल गई? क्योंकि पीछे यहाँ पे स्क्रीन चमक पैदा हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट जा रही थी और वहां पे स्ट्रेट टकराई, तो एंगल मैच कर ले कि भाई वहां से किस एंगल से ली थी, यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से, और इधर ही टकराई सामने, तो मतलब स्ट्रेट आ रही है। तो बेटा पहला इसका ऑब्जर्वेशन था। हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ाएंगे आपको, ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा, और ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करके क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकाला। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बेटा, क्वेश्चन भी यहाँ बनता है, क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ऑब्जर्वेशन क्या रहा और कंक्लूजन क्या निकला। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि मोस्ट ऑफ रेज यानी कि 99.9% रेज आर पार निकल गई। तो इससे बेटा ये थी, ये तो थी ऑब्जर्वेशन। अब इससे कन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, कि जो एटम है मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर एटम का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो खाली है, मतलब एटम अंदर से होलो है। ठीक है, एक होलो स्फीयर है एटम। तो पहली ऑब्जर्वेशन और पहला ऑब्जर्वेशन पे कंक्लूजन। पहली ऑब्जर्वेशन क्या, कि मोस्ट ऑफ 99.9% रेज आर पार निकल गई, सीधी निकल गई बिना किसी टकराए। इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या निकला, कि मोस्ट ऑफ जो रेज है वो स्ट्रेट निकल गई। तो इससे ये प्रूव हुआ कि भाई एटम अंदर से खाली पड़ा हुआ है, फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज, कुछ कुछ रेज जब वो एटम के सेंटर के पास से पहुंची तो वो एंगल पे डिटेक्ट कर गई। ठीक है, कुछ एंगल जब सेंटर के पास बिल्कुल नजदीक पहुंची तो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गई। कैसे मालूम चला डिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि वो साइड में इधर आई, तो आ इधर से रही थी सामने से, लेकिन टकराई इधर ऊपर नीचे, तो इसका मतलब एंगल पे कुछ ना कुछ एंगल पे डाइवर्ट हुई है। अब एक बात सोचने वाली ये है, second observation is that कि alpha rays are positive rays. They deflect only in one case, in one condition. If the center having positive charge, जो सेंटर है न्यूक्लियस का, जो सेंटर बिल्कुल बीचों बीच जो हिस्सा है उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसी केस में, in that case only alpha rays deflected at some angle. बिकॉज अल्फा रेज पे पॉजिटिव रेज है, तो जैसे ही पॉजिटिव सेंटर के पास से निकलेगी तो ये रिपेल करेगा इसको, इसको डिफ्लेक्ट करके स्क्रीन पे टकराएगा। ठीक है बेटा, सो अल्फा रेज पॉजिटिव रेज है, दैट्स व्हाई दे डिफ्लेक्ट। इससे ये प्रूव हुआ कि बेटा जो सेंटर है यानी एटम का जो सेंटर है वो पॉजिटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और दूसरी बात ये प्रूव हुई कि वो बहुत छोटा है, स्मॉल है। स्मॉल क्यों, कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा था एटम के अंदर, एटम के सेंटर से जो डिफ्लेक्शन होता, जो रेज एटम के बिल्कुल नजदीक से निकली सेंटर के पास से, वही रेज डिफ्लेक्ट हुई थी। इसका मतलब जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो एक छोटे से हिस्से में मौजूद है। ठीक है, आया कुछ समझ में बेटा? जो बच्चे बेटा अभी ज्वाइन किए हैं लेट एटम, अभी जो मॉडल चल रहा है वो फिलहाल, और उससे पहले हम थॉमसन मॉडल कर चुके हैं, कि जो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम तो थॉमसन ने दिया था, उसको डिस्कस कर चुके हैं। वो छोटा सा बेटा, ज्यादा लेंथी नहीं है। और सेकंड जो मॉडल है वो है रदरफोर्ड का मॉडल, जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको आप बेटा जरूर देखना। अब देखिए, ये थी सेकंड ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन फिर रिपीट करूंगा। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ रेज डिफ्लेक्ट हो गई एट सम एंगल पे, क्योंकि स्क्रीन पे टकराई ना, स्क्रीन पे क्या पैदा होगा बेटा, चमक पैदा होगी। और इससे ये कंक्लूजन ये निकला, उसने ये अनुमान लगाया कि जो सेंटर है वो पॉजिटिव है, क्योंकि अल्फा रेज खुद पॉजिटिव रेज है, और अगर ये डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रही है, तो एक केस में डिफ्लेक्ट हो सकती है अगर सेंटर भी पॉजिटिव हो, और दूसरा ये बहुत स्मॉल, छोटे से सेंटर, बिल्कुल छोटे से हिस्से के पास से डिफ्लेक्ट हो रही थी। इससे ये भी प्रूव हुआ कि जो एटम का जो सेंटर है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, कुछ रेज जो बिल्कुल सेंटर के बिल्कुल सीधी गई,
मतलब आउट ऑफ 12,000 या 20,000, मतलब लगभग लगभग 20,000 में कोई एक रेज, किसी बुक में बेटा 20,000 लिखा हुआ है, किसी में 12,000 लिखा हुआ है, किसी में 10,000 लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि लगभग लगभग 20,000 मानो, मतलब जितनी उसने टोटल रेज छोड़ी, उसमें हर 20,000 रेज के ऊपर कोई एक रे टकरा के मोर देन 90 के एंगल से वापस आई। कई बुक कहते हैं कि बिल्कुल सीधी आई, ऐसे जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आई। कुछ बुक लिखा हुआ कि भाई साइड में ऐसे आई, थोड़ा बहुत मोर देन 90, मतलब इधर जो मैं पॉसिबल ही डायरेक्शन दिखा रहा हूं, इन पॉसिबल डायरेक्शन से वापस आई, ठीक है। अब अल्फा रेज जो होती है, अब ये थी इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन की वापस आई है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इसने ये सोचा कि भाई अल्फा रेज जो होती है उसका मास क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो अल्फा रेज क्या होती है, रेज हैवी रेज है। ये तो जो मैंने अल्फा रेज में यूज कर रहा हूँ वो हैवी रेज है, और अल्फा रेज हैवी रेज है, तो ये एक ही केस में वापस आ सकती है अगर इसके रास्ते में इससे भी ज्यादा कोई हैवी चीज रखी हो। आया कुछ समझ में? ये कहा बेटा कि अल्फा रेज जो है वो मोर देन 90 एंगल से वापस आ गई, बिल्कुल डिफ्लेक्ट बैक हो गई, और इसने इससे ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि भाई मेरी जो अल्फा रेज है वो एक ही केस में वापस डाइवर्ट होकर आ सकती है, डिफ्लेक्ट हो सकती है वापस, ठीक है। और कब आ सकती है, अगर उसके रास्ते में उससे भी भारी कोई चीज आ जाए, क्योंकि अल्फा रेज खुद का मास 4 होता है, 4u, यानी हीलियम एटम के मास के बराबर होता है बेटा। हीलियम का जो एक एटम होता है ना, उसके मास के बराबर अल्फा रेज का मास है। और तो ये अल्फा रेज एक ही केस में वापस आएंगी अगर उनके रास्ते में उससे भी ज्यादा कोई हैवी चीज रखी हो। अगर आप बेटा कोई रास्ते में किसी से टकराते हो और वो चीज आपसे हल्की है, तो आप उसको टकरा के उसको साइड गिराओगे और आगे निकल जाओगे। लेकिन कोई चीज आपसे भी हैवी मजबूत आगे रास्ते में आ गई, तो आप उससे टकराओगे और वहीं गिर जाओगे नीचे, ठीक है। तो ये केस क्या हुआ, अल्फा रेज केस में हुआ। अल्फा रेज बीचों बीच जब सेंटर के बीचों बीच टकराई तो वो वापस लौट गई, ठीक है। और ये फिर इससे रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई ये तो एक ही केस में वापस आ सकती है अगर रास्ते में जो है न्यूक्लियस है ना, जो सेंटर है वो अल्फा रेज से भी हैवी हो। तो बेटा ये 3 ऑब्जर्वेशन और 3 कंक्लूजन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। ये डायग्राम था, ठीक है। मैं एक बार और बना देता हूं बेटा, ठीक है। हम इसी जूम क्लास में ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम मैं कल भी क्लास लूंगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ये है कि बेटा रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किया। उसने क्या किया, रेडियम का एक लेड चैम्बर लिया, उसमें इसने क्या रखा, रेडियम नाम का रेडियो एक्टिव लेड चैम्बर लिया इसने तो, और लेड चैम्बर के अंदर रेडियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। अब लेड चैम्बर क्यों लिया, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशंस निकलती हैं, अल्फा रेडिएशंस, वो लेड चैम्बर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो जिधर से खुला होगा उधर ही वो रेज जाएंगी, ठीक है, इसलिए इसको यूज किया। दूसरा इसके रास्ते में इसने क्या लगाया, स्लिट लगाया। स्लिट होता है एक परत, और उसमें एक बारीक सा होल बना था कि इसमें से एक रेज, कुछ रेज ही है ना, एक रे आगे निकल सके, ठीक है बेटा। अच्छा, तीसरा क्या कि इसने सामने स्क्रीन लगाई, सर्कुलर स्क्रीन जो रोटेट हो सकती थी, घूम सकती थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज की। और क्या कि इसने उसके रास्ते में गोल्ड फॉइल रखी, बहुत पतली गोल्ड फॉइल। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि भाई गोल्ड फॉइल यूज करते हैं, तो गोल्ड फॉइल यूज करने का काम ये था कि गोल्ड फॉइल सबसे ज्यादा मेलेबल होती है, सबसे पतली परत बन सकती है। दूसरा, इसकी मोटाई कितनी थी, इसकी थिकनेस कितनी थी, 1000 एटम के बराबर। अगर नॉर्मली आप है ना, नॉर्मली एटम अगर आप 1000 एटम, वन के एक के बाद एक रख दो, गोल्ड के जो एटम है 1000 एटम, अगर एक के बाद एक लगातार रख दो तो जो मोटाई आएगी, थिकनेस आएगी, ठीक है, वो इसकी थिकनेस थी। अच्छा, तीसरा सवाल कि इसने गोल्ड फॉइल को ही यूज क्यों किया, इसने कोई सोडियम जैसे मेटल का यूज क्यों नहीं कर लिया, उसकी फॉइल क्यों नहीं ले ली इसने। तो कारण बेटा ये था कि गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा हैवी होता है, मजबूत होता है, ठीक है। तो उसने एक्सपेरिमेंट में मदद की। अगर किसी हल्का एलिमेंट की पतली परत को यूज कर लेते तो उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो काफी हल्के होते, और उन न्यूक्लियस को अल्फा रेज, क्योंकि खुद हैवी रेज होती है अल्फा रेज, तो उन न्यूक्लियस को धक्का मार के दूर फेंक देती, तो उससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो ही नहीं पाती, ठीक है। जो अभी एक्सपेरिमेंट होगा बताऊंगा, इसमें वो सारी कंडीशन हल्के एलिमेंट में, लाइट एलिमेंट के न्यूक्लियस पे लागू हो ही नहीं पाती, इसलिए इसने गोल्ड फॉइल का यूज किया। गोल्ड की जगह सिल्वर का यूज कर सकता है, ठीक है बेटा, सेम एज। अब एक्सपेरिमेंट क्या था इसने, तो मैं गोल्ड फॉइल की जगह में यहाँ पे एक एटम लूंगा और रेडिएशन से उस पर डाल के दिखाऊंगा, ठीक है बेटा, जो बैक साइड से, जो फ्रंट से आ रही है, इन रेडियम से निकल के आ रही है, अल्फा रेज। हाँ, रेडियम क्या छोड़ता है, रेडियम अल्फा रेज छोड़ता है, और अल्फा रेज आर दी पॉजिटिव रेज, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मास जो होता है वो 4u होता है, यानी अल्फा का मास 4 हो गया, और ये पॉजिटिव रेज है, ठीक है। सो ये पॉजिटिव रेज है बेटा, इन पे लगभग लगभग ये, अच्छा, इनका जो पॉजिटिव चार्ज है अल्फा रेज का, जो मास है वो किससे मैच करता है, वो हीलियम एटम से मैच करता है।
हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास 4 होता है, उसमें चार्ज 2 पॉजिटिव होता है। तो सेम का सेम चार्ज, सेम का सेम मास अल्फा रेज का होता है। तो इससे आप ये मत समझ बैठना कि अल्फा रेज ही हीलियम है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि उससे जैसी दिखती है, उसके जैसी रिजेंबल होती है, उसकी प्रॉपर्टी उससे मैच करती है, मास की प्रॉपर्टी मैच कर रही है ना, पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। तो अल्फा रेज किससे मिलती जुलती है? हीलियम एटम के न्यूक्लियस से या हीलियम एटम से, एक बात बोल सकते हो। ठीक है, मतलब अल्फा रेज को आप ऐसे लिख सकते हो, हीलियम जैसा है, हीलियम He2+4 और 2, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई हीलियम को ऐसे 2 और 4। कोई भी ऑप्शन में मिल जाए तो टिक लगा देना, ज्यादा एक्यूरेट ये रहेगा 2 पॉजिटिव वाला। ठीक है, लेकिन हालांकि कोई भी आ जाए तो दोनों ऑप्शन ठीक होते हैं। अगर दोनों आ जाए तो ये पहले वाला 2 पॉजिटिव वाला इस पे लगाओगे बेटा। ठीक है, इस पे टिक लगाओगे। अब चलिए अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। रास्ते में क्या लिया? रास्ते में गोल्ड का गोल्ड का मैं एक एटम ले रहा हूँ, फॉइल उसका एक एटम ले रहा हूँ। अब क्या किसने रेज को छोड़ा। अब मैं यहाँ इसकी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, पीछे स्क्रीन है ही जो रोटेट हो सकती है। स्क्रीन का फायदा ये है कि उससे जब कोई चीज टकराएगी तो उसका एंगल मालूम पड़ जाएगा कि वो सीधी आ रही है कि वो मुड़ी है, डिफ्लेक्ट होगी, चमक पैदा होती है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसको जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है बेटा ये। अब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ रेज, जब इसने रेज को छोड़ा तो ना जितनी भी रेज छोड़ी, टोटल मान लीजिए 100 रेज छोड़ी, तो उसमें से मतलब जितनी भी रेज, 100 तो नहीं कह सकते, 100% जो भी इसने रेज छोड़ी उसका 99.9% जो रेज थी वो बिल्कुल सीधी निकल गई, बिना एटम में टकराए, किसी चीज से टकराए। और कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट जाके स्क्रीन पे चमक पैदा कर रही थी। जहां से मान लो कोई एक रेज यहाँ चल रही तो सीधी स्क्रीन पे वो आगे उसी पाथ पे, उसी लाइन में, इसके ना फ्लोरोसेंस यानी चमक पैदा कर रही थी फोटोग्राफिक प्लेट पे। इस स्क्रीन को हम फोटोग्राफिक प्लेट बोल सकते हैं। तो इससे क्या, ये ऑब्जर्वेशन थी इसकी फर्स्ट, कि मोस्ट 99.9% रेज आर पास स्ट्रेट थ्रू द एटम। ठीक है, या गो स्ट्रेट थ्रू द एटम। इससे ये प्रूव हुआ। इससे अब इसने क्या कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड ने? कंक्लूजन ये रहा कि जो एटम है अंदर से वो होलो है, यानी खाली पड़ा हुआ है। इससे ये प्रूव हुआ कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ स्पेस या पार्ट इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है बेटा, वो खाली पड़ा होता है। दूसरा, इसने ऑब्जर्वेशन क्या देखी, कुछ रेज जो सेंटर के बिल्कुल पास से निकली, जो बिल्कुल सेंटर के पास से निकली, वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ एंगल पे। और कैसे मालूम पड़ा? कि रेज यहां चल रही है और चमक यहां पैदा हो रही है, जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं, कि रेज यहां से चल रही है और चमक यहां पैदा हो रही है, सॉरी ग्लो यहां पैदा हो रहा है। तो कुछ एंगल बन गया ना, ये देखो एंगल पे आ गया। तो इससे ये इसने इसका ऑब्जर्वेशन था कि फ्यू रेज आर डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला, किसने कहा कि मेरी जो अल्फा रेज है वो पॉजिटिव रेज है, और ये एक ही केस में डिफ्लेक्ट हो सकती है अगर इसका जो जो एटम का जो सेंटर है वो भी पॉजिटिव हो, कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो इस सेकंड ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या है कि जो सेंटर है, जो एटम का जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेंट किए हुए हैं। और दूसरी बात ये प्रूव हुई कि जो रेज थी वो बिल्कुल छोटे से पार्ट के पास से डिफ्लेक्ट हो रही थी। इसका मतलब जो सेंटर पार्ट है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ रेज आउट ऑफ 20,000, 20,000 में से कुछ, हर 20,000 पे एक रेज मान लीजिए, आउट ऑफ 20,000 वन रे, वो क्या हुई, वो सेंटर के बिल्कुल सामने टकराई और वापस लौट आई मोर देन 90 एंगल पे, या बिल्कुल सीधी भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये जो मैं पॉसिबल डायरेक्शन दिखा रहा हूं इन पे वापस आ गई। अब ब्रदर ये ऑब्जर्वेशन थर्ड थी कि मोस्ट वन रे आउट ऑफ 20,000 कम बैक एंगल मोर देन 90। ठीक है, आया कुछ समझ में? तो वो ऐसे आ गई वापस। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इसका इसका कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ये था, निष्कर्ष ये था कि भाई मेरी जो अल्फा रेज है वो हैवी रेज है, क्योंकि उनका मास 4 है, काफी हैवी रेज है। और ये हैवी रेज एक ही केस में वापस लौट सकती है कि अगर इनसे ज्यादा कोई पावरफुल कोई हैवी चीज उससे रास्ते में आ जाए। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया बेटा कि जो एटम का जो सेंटर वो हैवी भी है। तो देखो कितनी बातें प्रूव हुई। पहली बात पूरी की मोस्ट ऑफ एटम जो पार्ट है वो एम्प्टी है, मोस्ट ऑफ पार्ट। दूसरा प्रूव क्या हुआ कि जो सेंटर वो पॉजिटिव है और स्मॉल है। थर्ड क्या प्रूव हुआ कि वो हैवी भी है। ठीक है बेटा, ये चीजें प्रूव हुई। अब इसमें हम पढ़ेंगे इसने क्या नाम दिया इसको और क्या क्या चीज ने और बताई। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट,
अब इसने इस सेंटर को, अपटल एटम को इसने दो हिस्सों में बांट दिया, 2 पार्ट्स में बांट दिया एटम को, एक सेंटर वाला पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट। तो सेंटर वाले पार्ट को बोला न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन मतलब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस सेंटर पार्ट। और जो सेंटर के अलावा जो पार्ट बच गया उसे बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है बेटा, सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोला, सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस बोला, और जो बच गया सेंटर के अलावा उसको बोला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। ठीक है बेटा, अब इसने और क्या बातें बताई। अब बेटा इसकी न्यूक्लियस थ्योरी सुनो, किसने अपनी थ्योरी में न्यूक्लियस के बारे में जो थ्योरी लिखी उसमें क्या क्या कहा। इसने पहली बात कही कि जो एटम है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, न्यूक्लियर रीजन और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। दूसरी बात है कि बेटा इसने इनकी रेडियस के बारे में कहा, रेडियस नहीं डायमीटर। इसने कहा कि जो अगर न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻15 न्यूक्लियस का ये मीटर होता है डायमीटर, और एटम का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। यानी दोनों के अंदर कितना फर्क हो गया, 10⁵ यानी न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के डायमीटर से 10⁵ टाइम्स छोटा होता है। इसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक गेंद है, क्रिकेट की गेंद है, उसको आप न्यूक्लियस मान लीजिए, और उस गेंद से आप 5 किलोमीटर लंबी रेडियस खींचिए एक तरफ, ठीक है, आए वो समझ में। तो और फिर रेडियस खींच के पूरा सर्कल पूरा कर लीजिए, तो जो सर्कल आएगा वो तो एटम का वॉल्यूम है, ठीक है, एटम का साइज है, और जो जो गेंद है वो न्यूक्लियस है। देखो बेटा, अगर आपको मान लीजिए एटम की दुनिया में जाना पड़े, एटम के सेंटर में जाना पड़े, और आप पॉसिबल हो पाओ, मान ली कल्पना कर सकते हैं, हम कल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, इमेजिनेशन में क्या रखा है बेटा, कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हमें जानना पड़े तो हम देख पाएंगे कि न्यूक्लियस तो छोटा सा गेंद की तरफ है, गेंद की तरह है, और जो उसका एटम का जो पूरा वॉल्यूम है, पूरा जो साइज है, वो 5 किलोमीटर रेडियस डाल दे और जो पूरा स्फीयर बना दे, तो वो हो गया। तो कितना डिफरेंस है, कितना ज्यादा डिफरेंस है उनके रेडियस का, डायमीटर का, कि न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर और उसका 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि दोनों के बीच में 10⁻5 मीटर का डिफरेंस होता है। यानी 10⁻5 मीटर छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के जो है वॉल्यूम से। बेटा कितना फर्क है, देखा आपने, ये बताया एक बात, ठीक है। उससे नेक्स्ट बताइए कि भाई जो एटम है, एटम के सेंटर में टोटल पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है, ठीक है, और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव होता है, और दूसरा एटम का जो टोटल मास होता है, एटम का जो टोटल मास होता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो एटम के न्यूक्लियस में स्टोर होता है। ये बात बोली। इसके अलावा क्या बात बोली कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। उससे नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि भाई अगर घूमते हैं तो ये फिर स्टेबल कैसे हैं, जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन से अंदर क्यों नहीं गिरता, ये सवाल पूछा गया। तो उसके लिए उसने आंसर दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है जब गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, आप सब जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंटर की तरफ कौन सा लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है। तो दोनों फोर्स क्या हो गए बेटा, बराबर हो गए, ठीक है, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन वो अंदर नहीं गिरता, ठीक है, और ना बाहर जाता है, ये बोला इसने, ठीक है। रदरफोर्ड ने अपने स्टेटमेंट में आंसर दिया कि भाई ये अंदर, पूछा ना किसी ने कि भाई अंदर क्यों नहीं गिरता, तो उसका आंसर दिया। उससे नेक्स्ट पॉइंट इसी थ्योरी का, इसने कहा कि जो मेरा मॉडल है, उसने अपने मॉडल को कहा कि मेरा मॉडल प्लेनेटरी मॉडल है। प्लेनेटरी मॉडल मतलब जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इसने अपने मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल बोला। तो बेटा ये इसके पॉइंट्स थे, ठीक है। अब एक बात और बेटा, इसकी लिमिटेशन और लेते हैं, 3 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसकी कमी क्या रही, कमी देखिए बेटा क्या रही। एक मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट है बेटा, उसकी थ्योरी है मैक्सवेल, इसकी थ्योरी है रेडिएशन थ्योरी। रेडिएशन मतलब एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएशन का मतलब होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा, रेडिएशन थ्योरी है।
इसने सवाल पूछा रदरफोर्ड से, कहा कि आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, ठीक है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो मैक्सवेल ने कहा था कि अगर कोई चार्ज सेंटर, अगर कोई चार्ज सेंटर, जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या चार्ज है, ठीक है, अगर किसी चार्ज सेंटर के चारों तरफ कोई चार्ज पार्टिकल लगातार घूमता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो अगर वो लगातार उसके चारों तरफ घूमता है, तो वो उसके चारों तरफ घूमते घूमते अपनी एनर्जी को लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, एनर्जी को लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जब वो एनर्जी को लॉस करेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होने से अंदर आएगा, अंदर आएगा तो एक समय आएगा वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ये कहा मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से कि अगर आपके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के सेंटर में गिर जाना चाहिए, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, एटम के न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया फिर तो एटम क्या है, अनस्टेबल है, फिर तो एटम स्टेबल नहीं है, इसका मतलब दुनिया में एटम हो नहीं बन ही नहीं सकते, एटम सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन दुनिया में एटम तो होते हैं। तो रदरफोर्ड के पास कोई आंसर था नहीं। रदरफोर्ड से पूछा कि भाई एटम देखो दुनिया में होते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जो आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे, तो ऐसे तो इलेक्ट्रॉन घूम घूम कर एनर्जी लॉस करके सेंटर में गिर जाने चाहिए और एटम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन एटम तो खत्म नहीं होता। तो आप बताओ कि फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे हैं? तो इसके बारे में कोई आंसर दे नहीं पाया। कौन? रदरफोर्ड। तो इसको कैसे क्या होगी लिमिटेशन? इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर गया तो एटम पूरा अनस्टेबल, कोलैप्स, खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया, ठीक है बेटा। ये कमियां रही रदरफोर्ड की। इलेक्ट्रॉन के बारे की, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या उसके बारे में नहीं बता पाया, और स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाया। एक पॉइंट और है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाया, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में नहीं बता पाया था। तो ये सारी बातें आप बताएगा बोर, नील्स बोर, नील्स बोर से ही सारा खेल शुरू होता है एटम की दुनिया का, ठीक है बेटा। वो हम करेंगे कल मॉर्निंग की क्लास में। अच्छा मुझे बेटा यहाँ तक इतना, मुझे एक बात बताओ, कल आपकी जो हॉलीडे डिक्लेयर